जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप वीएसएससी कार्यालय प्रचारी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जहानाबाद, कैमूर, पूर्णिया या फिर रोहतास। तो बताना है कि बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो कैमूर क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? राइट आंसर होगा कैमूर। बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे कम हमने आपको बताया कैमूर है। फिर आगे का जो प्रश्न है पूछा गया है कि सबसे अधिक कहां पर है? तो शिवहर, गया, सारण या फिर मुजफ्फरपुर। तो बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर में। कहां पर? तो बिहार के शिवहर जिले में जनसंख्या घनत्व जो है ये सबसे अधिक है, सबसे कम कैमूर में। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान बताइए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो बताना है, कमेंट जरूर करते रहे सही उत्तर। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है ये प्रथम है, पहला ही स्थान है। भारत में जो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जो बिहार का स्थान है ये प्रथम स्थान है। सबसे कम अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए किस राज्य में है तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है भारत में, याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोबे, ओसाका, टोक्यो या फिर क्योटो। तो निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। किसे? तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। अगला है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, आतंकवाद, बाढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आसान है, आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी जो सुनामी, बाढ़ ये सभी प्राकृतिक आपदा हैं। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन कैसे किया जाता है? योजना आयोग द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा या फिर केंद्र सरकार द्वारा। तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन कैसे किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन कैसे किया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन कैसे किया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। 7वां प्रश्न है, पूछा गया है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1938, 58, 48 या फिर 56। तो भारत ने प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो भारत ने प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी कब? तो सही उत्तर होगा 1948 में। कब? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी 1948 में, याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। 8वां प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जाता है? विधानसभा द्वारा, विधान परिषद द्वारा, विधानमंडल के संयुक्त सत्र द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जाता है? तो मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का जो प्रस्ताव पास किया जाता है ये विधानसभा के द्वारा पास किया जाता है। किसके द्वारा? तो विधानसभा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आता है? शिक्षा जो है किस सूची का विषय है कह सकते हैं, पूछा गया है। केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय किसका है? तो समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। किस प्रकार याद रखेंगे? तो सा से शिक्षा और सा से समवर्ती। तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत के कलंक से समाज को मुक्त किया गया? 12, 15, 17 या फिर 19। तो अस्पृश्यता जो है, अस्पृश्यता का जो अंत है या फिर छुआछूत का अंत कह सकते हैं या फिर अस्पृश्यता का अंत कह सकते हैं, ये अनुच्छेद 17 में किसमें है?
तो अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का अंत। बात करेंगे 18 में क्या है, तो 18 में है उपाधियों का अंत, याद रखना है। अगला है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या फिर अरब सागर। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहां पर, तो अंडमान क्या हो जाएगा, तो अंडमान द्वीप समूह में भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। नाम क्या है अगर पूछ लिया जाए तो वैरन द्वीप है। क्या है, तो वैरन द्वीप है, याद रखेंगे, कई बार प्रश्न बना है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंधित है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंधित है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंधित है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त से। किससे, तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंधित है, तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे, तो समुद्रगुप्त से। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था, रामदास, तुकाराम, वामन पंडित या फिर नामदेव। तो शिवाजी के गुरु का नाम था, क्या था, तो याद कर लीजिएगा रामदास था। क्या, तो शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। क्या था शिवाजी के गुरु का नाम, तो रामदास। कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किसने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने, तो कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण परमहंस, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने। किसने, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, रोहतांग, ब्रुजिल, काराकोरम या फिर नीति दर्रा। तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा काराकोरम। क्या होगा, तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है ये काराकोरम है। क्या है, तो काराकोरम है। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी है, बांग्लादेश, चीन, भूटान, पाकिस्तान। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी है। तो सबसे लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा ये बांग्लादेश की भारत के साथ जुड़ी है। पूछा जाए कितना, तो 4096 किलोमीटर। कितना, तो 4096 किलोमीटर जो बांग्लादेश की सीमा है भारत के साथ लगती है, याद रखेंगे। अगला है सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, 1915, 16, 17 या फिर 18। तो महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, 1915 में। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कब, तो 1915 में। कब गए थे अगर पूछा जाए तो 1893 में। कितने वर्ष रहे, तो 21 वर्ष रहे दक्षिण अफ्रीका में। और 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने को सुझाव दिया था, अबुल कलाम आजाद, स्वामी श्रद्धानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने को सुझाव दिया था, तो राइट आंसर इसका होगा श्रद्धानंद ने। किसने, तो स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने को सुझाव दिया था, लगान ना देने का आंदोलन चलाया था स्वामी श्रद्धानंद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885, 1886, 1887 या फिर 1888 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। कब, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसमें सागवन का वन पाया जाता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसमें सागवन का जो है वन पाया जाता है, तो सागवन का जो वन पाया जाता है किसमें पाया जाता है, तो याद रखेंगे किस राज्य में। तो जिसने भी मध्य प्रदेश का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में
सागवन का जो है वन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। सलार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या फिर लद्दाख? तो सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है कहां पर स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है कहां पर? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहां पर? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। गेहूं किस जलवायु की फसल है? शीत जलवायु, आर्द्र जलवायु, शीतोष्ण जलवायु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं जो है ये शीतोष्ण जलवायु की फसल है। किसकी? तो गेहूं की बात करेंगे, ये शीतोष्ण जलवायु की फसल है। गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो शीतोष्ण जलवायु। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई स्थान कौन सा है? तालाब, कुआं, कुएं एवं नलकूप या फिर नहर? तो इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन कौन सा है? तो राइट आंसर इसका होगा कुएं एवं नलकूप हो जाएगा। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन कौन सा है? तो कुएं एवं नलकूप। पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? पूंजी जो है उत्पादन का कैसा साधन है? तो सक्रिय, निष्क्रिय, अक्षम या फिर नैसर्गिक? तो पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? तो ये निष्क्रिय साधन है। कैसा? तो पूंजी जो है उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? 2002, 3, 4 या फिर 5? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? 2005 का है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होंगी? श्रीनगर, मुंबई, कोलकाता या फिर पटना? तो निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होती हैं? तो ऊर्ध्वाधर जो नहीं प्राप्त होती हैं, ये कहां पर नहीं प्राप्त होती हैं? याद रखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होती है? तो कहां पर? तो श्रीनगर में। कहां पर? तो श्रीनगर राइट आंसर होगा। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम या फिर थाईलैंड? तो अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। कहां पर? भगवान विष्णु को समर्पित है। किस पर? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में, किसे समर्पित है? तो भगवान विष्णु को, याद रखेंगे। 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट में बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।